नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चुनावी महासंग्राम में राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम। साथ ही यह भी कहा कार्यक्रम धार्मिक नहीं राजनीतिक है। उन्होंने एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. चुनावी अभियान के बीच बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में खूब जोश भर रही है। दीवार लेखन अभियान चलाया जा रहा है और संदेश अब की बार फिर मोदी सरकार का दिया जा रहा है। इसकी तस्वीर आज गोरखपुर से भी आई। यहां मुख्यमंत्री योगी ने एक कार्यक्रम में 400 पार का नारा दिया और कैसे 80 पार के लक्ष्य को साधा जाएगा उसका मंत्र भी दिया। यह रिपोर्ट देखिए। मोदी की गारंटी, योगी का संदेश, नड्डा की प्लानिंग से 24 के चुनावी रिंग में उतरी बीजेपी गांव-गांव अभियान चला रही है। दीवारों पर कमल खिला रही है। अपने अपने हाथों से फिर एक बार मोदी सरकार लिखा जा रहा है। चाहे सीएम योगी हो या डिप्टी सीएम या फिर बीजेपी अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अभियान से जुड़ चुके हैं। इस अभियान को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत पहले से सुरक्षित हुआ है। भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। पहली बार सीएम योगी ने 400 पार का नारा दिया और इसे सफल करने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक और निकाय प्रतिनिधियों को इसमें पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी होगी। जहां भी स्पेस दिखे वहां कमल का फूल बनाकर स्लोगन लिखें। फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार का लक्ष्य 400 पार। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है, एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी राम पथ से विजय पथ की ओर है। हर बूथ को मजबूत किया जा रहा है। संकल्प यात्रा से घर घर दस्तक के साथ लाभार्थी वर्ग को अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि चुनाव की तैयारी में कोई कमी न रह जाए। जिस तरह से सीएम योगी ने 400 पार का नारा दिया, उस टारगेट के पीछे कई मजबूत फैक्टर्स हैं, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, नए मतदाता वर्ग को जोड़ने में बीजेपी सफल, जाति से परे पार्टी के लिए लाभार्थी वर्ग अहम, 80 करोड़ जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। यानी जो कहा वो करके दिखाया। मोदी की गारंटी से जोड़कर बीजेपी अब पेंटिंग अभियान चला रही है ताकि चुनाव की घोषणा से पहले हर दीवार पर कमल का फूल दिखे, जिससे हर सीट पर जीत पक्की हो सके। क्योंकि विपक्ष अब सीट शेयरिंग में उलझी है, किसी भी अभियान से दूरी बना चुकी है। ऐसे में अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा बुलंद हो चुका है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एमएलसी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। दारा सिंह चौहान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। 18 जनवरी को नॉमिनेशन फाइल करेंगे दारा सिंह चौहान। दिनेश शर्मा के राज्यसभा जाने के बाद खाली थी सीट। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले दारा सिंह को घोसी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सदन में बीजेपी की स्थिति को देखते हुए उनका एमएलसी बनना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार सियासी मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, जिसमें एक ओर बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और तीसरे मोर्चे पर बीएसपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। इससे बीजेपी को बंपर फायदा मिलने वाला है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो 80 सीटों का लक्ष्य रखा है उनमें काफी हद तक सफलता मिल भी सकती है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार ताल ठोकने वाले हैं, जिससे बीजेपी की राह और आसान होने वाली है। मायावती एकला चलो की राह पर हैं। अखिलेश यादव अब तक कांग्रेस के साथ मैदान में हैं और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 80 में से 80 के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, जिससे इस बात की उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि मायावती और अखिलेश आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। यूपी में लोकसभा चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। वजह साफ है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बसपा चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी, किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी। इस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर देखा जाए तो बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंच रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2019 में सपा और बसपा के साथ लड़ने से बीजेपी 16 सीटों पर हार गई। यानी बीएसपी के अकेले लड़ने से बीजेपी की राह आसान दिख रही है। इस बार मायावती ने ऐलान किया है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो अकेले लड़ेंगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी गठबंधन बनेगा वो और कमजोर होगा। निश्चित रूप से ये कमजोर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को किसी भी तरह से नहीं रोक पाएगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतकर देश में तीसरी बार 400 पार की सरकार बनाएगी। तो क्या बीजेपी का मिशन 80 पूरा होने वाला है? क्या बीजेपी हर सीट पर भगवा लहराने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इतिहास रचने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का त्रिकोणीय मुकाबला कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव की बात करें तो एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ी। बीजेपी 8,500 वोटों से जीत गई। 2014 के चुनाव में गाजीपुर सीट को समझे तो बीएसपी और एसपी अलग अलग लड़ी। बीजेपी 32,000 वोटों से जीत गई। अब गाजीपुर सीट पर ही 2019 के चुनाव परिणाम को समझें तो बीएसपी और एसपी साथ साथ लड़ी। बीजेपी 1,20,000 वोट से हार गई। ऐसा ही परिणाम 2014 के चुनाव में कई और सीटों पर भी देखने को मिला। यानी अगर बीएसपी 2024 में अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ लड़ने से कोई खास फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में दर्शन पूजन किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो मंदिर दर्शन कर रहे हैं। रामायण में भी वीरभद्र मंदिर का वर्णन मिलता है। प्रधानमंत्री 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज पीएम वीरभद्र मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लेपाक्षी वो स्थान है जहां माता सीता का अपहरण करके ले जा रहे रावण ने जटायु को घायल किया था। रावण द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद जटायु लेपाक्षी में गिरे थे और मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया।
फिर भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी का 11 दिनों का विशेष और कठिन अनुष्ठान जारी है। इस बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों संपन्न होगी। पीएम मोदी इस महा अनुष्ठान के मुख्य यजमान हैं, लेकिन 16 से 21 जनवरी तक पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी की अनुपस्थिति में मुख्य यजमान अनिल मिश्रा होंगे, जो पूजा में शामिल होकर यजमान का धर्म निभाएंगे। मुख्य यजमान हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा। उनको वहां पर दशविध स्नान कराया जाएगा। उनका विधिवत संकल्प करने के पश्चात प्रायश्चित्तांग क्षौर होगा। उनके द्वारा कुछ दान दिए जाएंगे और इस प्रकार से उनको इस अनुष्ठान के लिए पात्रता लाने के लिए सिद्ध किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा पूजा के आखिरी 3 दिन यानी 20 जनवरी से 22 जनवरी तक पीएम मोदी का रहन सहन, खान पान बेहद कठिन और सादगी भरा रहने वाला है। इन 3 दिनों तक पीएम मोदी चौकी पर सिर्फ एक कंबल बिछाकर सोएंगे और दिन में केवल फलाहार करेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने वैदिक विद्वानों और संतों से स्वयं ये जानने की इच्छा जाहिर की थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में यजमान के तौर पर उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिस पर संतों और विद्वानों ने उन्हें रहन सहन और खान पान के नियम बताए और उन्होंने पीएम मोदी को एक विशिष्ट मंत्र का जप करने के लिए भी कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निसंकोच बतलाना चाहिए, और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। तो हमने उनको 11 दिन से क्या करना है ये बताया, 7 दिन से क्या करना है ये बताया, 3 दिन से क्या करना है ये बताया और अंतिम दिन क्या करना है ये बताया। अब इसमें यम नियमों का पालन तो उनका है ही, और उसके साथ साथ उनका 11 दिन का एक समय का उपवास भी सम्मिलित है। उनको विशिष्ट मंत्र भी कहे हैं, उन मंत्रों का जप भी उनको करना है, और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा वैसे उनको पलंग पर शयन करना भी निषिद्ध हो जाएगा। अंतिम 3 दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे, और उन 3 दिनों में उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है, भोजन अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार के अनेक नियमों का पालन वे स्वयं स्वेच्छा से कर रहे हैं, और फिर उनके द्वारा कुछ दान भी दिए जाने हैं। यहाँ के देवकाली के लिए उनके द्वारा भेजे गए उपहार अर्पण करके और उसका पूजन आरंभ होगा। इस प्रकार उनको भी इस सब बातों की गंभीरता का पता है और वे स्वयं स्वेच्छा से इन अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं। जिस रामलला को उनके नव्य भव्य दिव्य दरबार में विराजमान करने के लिए 5 सदियों तक संघर्ष हुआ, उन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी किसी भी तरह की कमी या खामी नहीं रखना चाहते। इसलिए पीएम मोदी खुद को इस पूजा के लिए पात्र यजमान बनाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिन जीवन शैली अपनानी पड़े।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा के दौरान पीएम उन बलिदानियों का भी वंदन करेंगे जिन्होंने राम मंदिर के संघर्ष में अपना जीवन बलिदान किया है। ऐसे सभी बलिदानियों के प्रतीक के रूप में मंदिर परिसर में जटायु की मूर्ति बनाई गई है। वही जटायु जिसने मां सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। उस जटायु की मूर्ति की पूजा स्वयं पीएम मोदी करेंगे और राम मंदिर के बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। जिन लोगों ने इसके लिए प्राणार्पण किए हैं उन सभी के प्रतीक के रूप में हमारे महात्मा जटायु है और जटायु का पूजन वे स्वयं करने वाले हैं। वहीं केदार धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर धाम के तर्ज पर पीएम मोदी उन कामगारों से भी मिलेंगे जो सालों से दिन रात रामलला का दिव्य दरबार बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी का देश भर के मंदिरों, मठों और दूसरे जगहों पर सफाई अभियान जारी है और इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के राजीव चौक स्थित हनुमान मंदिर में साफ सफाई करने पहुंचे और इसके बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना भी साधा है। पहले कहते थे निमंत्रण नहीं मिला, जब निमंत्रण मिला तब आना नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, ये तो बहाने हैं जनता को बहकाने के, भटकाने के। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लटकाया भी, भटकाया भी, अटकाया भी। ये तो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं और ये तो वहां पर फिर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दल खड़े थे, अपने वकील खड़े करते थे। लेकिन ये तो राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर तीखी बयानबाजी की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से कराए जा रहे सुंदरकांड पाठ और कांग्रेस नेताओं के अयोध्या दर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा, हिंदुत्व की राजनीति के लिए तमाम पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है और मुस्लिमों को यह समझ आना चाहिए कि यह क्या तमाशा चल रहा है। कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदियों में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान पूजा किया जा रहा है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन किया गया है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ा चला उसका प्रायश्चित भी किया गया। 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 18 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा और इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू होगा। 20-21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। करके 20 मिनट पर प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक संपन्न होगी। उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गौरवमयी उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी की उपस्थिति होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर उपस्थित देश के 4,500 पूज्य संत वृंद, 3,000 से अधिक देश भर के सज्जन वृंद उपस्थित रहेंगे। अब देखिए अनिल मिश्रा जी जो सरयू स्नान करने जा रहे हैं, बाकायदा जो प्रायश्चित पूजा होती है उसमें सरयू जी का स्नान करेंगे। इस वक्त तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से विधि विधान के साथ 22 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है उसके पहले 7 दिन पहले जो आज शुरुआत हुई है वो यहीं से शुरुआत हुई है। तो एक तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत औपचारिक रूप से 7 दिन का जो कार्यक्रम, देखिए अनिल मिश्रा जी
सरयू जी के जल से स्नान करने के लिए इस वक्त सरयू जी में उतरते हुए, और अनिल मिश्रा मुख्य यजमान है, इसलिए पूरे देश दुनिया की निगाहें किस तरह से धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उनके भव्य और दिव्य मंदिर में की जाएगी। वो तस्वीरों में देखिए आप, जो अनिल मिश्र जी हैं वो विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रायश्चित पूजा करवा रहे हैं, और लगातार जो डुबकियां लगा रहे हैं वो उसके जरिए ये जो पूजा की शुरुआत है 7 दिनों की, उसकी यहाँ पर से एक तरह से शुरुआत हो गई है। और अब अगले 7 दिन तक लगातार ये धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे, और 22 जनवरी को दोपहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो अनिल मिश्रा और वो यजमान के रूप में वहां पर पूजा को संपन्न कराएंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या। और बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।